हेलो ऑफिसर, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वागत है आपका अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी का मैथ कैपसूल में बहुत बहुत स्वागत है। मैथ कैपसूल की आज इस क्लास में हम लोग आपसे बात करने वाले हैं जो बेसिक चीज़ें आपको जो पूरे एनडीए के मैथ में पढ़नी है। जैसे जो जो चैप्टर आपने कहीं ना कहीं सुन रखा है, कहीं ना कहीं क्लास 10th में पढ़ रखा है, तो एक प्रकार से माने तो हम क्लास 10th की आज पूरी की पूरी क्लास को रिवाइज करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे लेकिन कम से कम टाइम में। तो आप सब तैयार हैं? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? टाइम कम है, आपको सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। हो सकता है कोई सब्जेक्ट आपका ज़्यादा वीक हो या कोई ज़्यादा आपका स्ट्रांग हो, तो ये आपको पहचानना है कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। तो जो वीक है उसको मजबूत करना है, जो स्ट्रांग है उसको स्ट्रांग बनाए रखना है। क्यों? क्योंकि एक बात आपको पता होनी चाहिए कि हथियार कम हो चलेगा सर, बट क्या होना चाहिए, मजबूती से आपको चलाना आना चाहिए। कम रहे ठीक है, एक रहे उसको लेकिन आना चाहिए। तो बेसिक मैथमेटिक्स हम इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको पुरानी क्लास 10th वाली चीज़ें दोबारा से रिवाइज हो जाएं, फिर हम अपने एनडीए के क्लास 12th और 11th के सिलेबस पे पहुँचें। और आपसे वादा है कि मैथ कैपसूल जो है 40 डेज में पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो अच्छा, आप लोग 40 डेज का मतलब समझिएगा कि एक लेक्चर में 3 दिन लग रहे हैं, तो वो आपका एक होगा। वो हम अपने हिसाब से आपको कैलकुलेट करेंगे कि आपको 40 दिन में पूरी मैथ्स हम कंप्लीट करेंगे। उसके लिए आपको नहीं परेशान होना है, और ना ही आपको ये बात कमेंट करनी है कि सर पहले ये कि पहले ये। आपको केवल जो पढ़ाया जा रहा है उसी को ध्यान देना है, और कोई भी चीज़ आपको मायने नहीं रखती। अपने हिसाब से हम पढ़ाते रहेंगे। हाँ, तो काफ़ी लोग का कमेंट्स आ रहा है, बहुत अच्छा। ब्राह्मण अजय सर कैलकुलस वीक है, राहुल पांडे जय हिंद। चलिए बेटा, चलते हैं हम लोग। तो आज हम लोग क्या बात करेंगे कि किन किन चीज़ों पे बात होगी बेसिक मैथमेटिक्स में, जिसकी ज़रूरत आपको हमेशा की हमेशा आती है। तो उसी ऑपरेशंस में आज हम आगे बढ़ेंगे कि क्या क्या हम पढ़ेंगे सर। तो पहले तो हम बात कर लें आपके पास, चलें बेटा। तो एलजेब्रा के पोर्शन की बात करेंगे। क्या क्या बात करेंगे आज हम आपसे बेसिक मैथमेटिक्स में, जो आपकी बेसिक आपको अगर आता है तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। टुडे टॉपिक कवर्ड, टुडे टॉपिक क्या क्या है बेटा अपना टॉपिक आज का। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो पहले तो अलजेब्रा का पोर्शन होगा। अलजेब्रा दैट मीन्स क्लास 10th की अलजेब्रा 11th की इंक्लूड नहीं करेंगे। इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। क्वाड्रेटिक में ही हम आपके जो आपके और छोटे छोटे नाम थे जैसे पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, वो सब इसी में हम बात कर लेंगे बहुत कम टाइम पे। बस आप परेशान नहीं होना, क्योंकि आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं तो आप डरना नहीं, एनडीए में ये नहीं आएगा, इससे रिलेटेड आएगा। ठीक है, ओके सर। दूसरा अगर हम बात करें तो हम इसी में कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। अलजेब्रा में ही अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक को ले लेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जीपी को बाद में लेंगे। इसी में आज हम और बात करेंगे आगे चल के कोऑर्डिनेट की, इसकी बात करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट के साथ हम लोग बेसिक ट्रेगो की बात कर लेंगे आज ही, बेसिक ट्रेगनोमेट्री की बात कर लेंगे। 11th वाली नहीं बेटा, बेसिक ट्रेगनोमेट्री के बाद हम लोग बेटा यहीं पर आपको एप्लीकेशन भी सीख लेंगे। एप्लीकेशन किसका होगा सर? ट्रेगनोमेट्री का होगा। ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन सीख लेंगे। उसी के साथ साथ आगे अगर हम बढ़ते चलें और, हाँ ठीक है बेटा, ओके ओके ओके, ठीक है। बेसिक हम अगर और बात करें तो मेंसुरेशन की बात कर लें। मेंसुरेशन के आगे अगर हम बात करें तो इसी में हम स्टैट्स की बात कर लेंगे। मेंसुरेशन से आगे अगर और हम बढ़ने की बात करें तो इसी में हम बात कर लेंगे आपसे आज ही प्रोबेबिलिटी की। क्लास 10th में ये सब आपने कहीं ना कहीं सुना है और आपकी मैम ने आपको पढ़ाया। इसकी बात कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी की बात। तो आप सबको बेसिक चीज़ें इसलिए आनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हमको आगे चलना है। क्योंकि एक बात आपको पता है, अगर आपको एक पेड़ को काटना है
तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी धार मजबूत करिए, ना कि आप कुल्हाड़ी बदलिए। 10 घंटे लगना है तो 7 घंटे उसकी धार लगाइए कि धार आपकी अच्छी हो जाए। और आपकी शार्पनेस, आपकी धार आपका बेसिक है, आपका कॉन्सेप्ट है। जितना अच्छा आपका कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट होगा उतनी अच्छी आपकी एनडीए की मैथ हो जाएगी। तो चलिए आज हम बात करते हैं आपसे शुरुआती तौर पे जो जो बेसिक होगा वो सब बताते हुए चलेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। बट आपको केवल केवल क्या करना है बेटा, ध्यान देना अच्छे तरीके से, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो चलिए आप बताते रहिएगा, अगर इसमें से कुछ छूट जाए तो डरना नहीं, बता देना। हम लोग पहले टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है अलजेब्रा। इसमें हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे मेरे भाई, सर आप हमसे पहले क्वाड्रेटिक की बात करने वाले हैं। तो सब लोग को अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। आपको एक बात और भी पता है कि आपका आयोटा 2.0 लॉन्च है। जिन बच्चों को पूरा एनडीए तक पढ़ना उनके लिए आयोटा 2.0, जिनको केवल मैथ्स में पढ़ना है उनके लिए मैथ्स का कैप्सूल। चले मेरे भाई, चलिए सर, सब तैयार हैं? कोई हैंड रिटन आपके सामने लिखा जाएगा, कोई पीपीटी उपीटी नहीं है, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप भी ऐसे बनाइएगा और इसका नोट्स आपकी क्लास के बाद एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा अगर हम समझने की बात करें आप सभी से, तो आप लोग थोड़ा ध्यान देना। क्वाड का मतलब होता है 2 और रेटिक का मतलब होता है पावर। यहाँ पर हम ऐसे इक्वेशंस की बात करेंगे। अच्छा, इक्वेशंस का मतलब होता है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी के जीरो इक्वल प्रूव कर दें, कंपेयर करें, तो क्वाड्रेटिक में आता है। लेकिन क्वाड्रेटिक को जानने से पहले हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ते हैं जिसका नाम होता है ए एक्स स्क्वायर। एक मिनट में पेन को थोड़ा सा कुछ और करूँगा। प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। सारा खेल हमारा बेटा इसी पे चलने वाला है। सारा का सारा खेल हमारा इसी पे चलने वाला है और आपको इसी को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। जो भी पूरी क्वाड्रेटिक की बात होगी इसी इक्वेशन पर होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसी इक्वेशन, कोई बात नहीं, लेट होना कोई बात नहीं, आ तो गए ना। तो इसमें जो कुछ बातें आपको और समझनी है वो ये हैं कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स इसी पे क्यों पढ़ना है सर, इसी को ही पढ़ना है। इसमें कुछ बातें आपको जाननी है। वेयर ए बी एंड सी हमारे क्या है बेटा, इसमें रियल नंबर है। क्या है? जो कि आपको पता है ये हमारे रियल नंबर। उसी के साथ हमारा जो एक्स है बेटा, इसमें जो हमारा एक्स है वो हमारा वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। इतनी बात और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। एक्स हमारा इसमें क्या है बेटा? वेरिएबल है। कोई पूछ ले कि ए बी सी क्या है, वो वेरिएबल है क्या? तो आप बताना नहीं। वेरिएबल का मतलब होता है जिस भी चीज़ की वैल्यू फिक्स ना हो, हर टाइम बदलती रहे, टाइम के रिस्पेक्ट में। जब टाइम बदले तो वैल्यू बदले। जैसे कि हम अगर आपसे पूछें कि जो आपने ए बी सी डी पढ़ाए हो या 2 पढ़ाए हो, तो 2 आज भी 2 है, कल भी 2 था। बट मैं पूछूं जब आप क्लास 12th सेकंड में थे तो क्या आपकी हाइट इतनी थी? हाँ सर, कम थी। आज बढ़ गई। कब? टाइम के रिस्पेक्ट में जब कोई चीज़ बढ़ रही है तो क्या कहते हैं, चेंजेस। पर यहाँ पर वेरिएबल का मतलब होता है जो एक ऐसी वैल्यू हमेशा के लिए वो बदलती रहे, कभी भी फिक्स ना हो, स्टेबल ना हो। तो ए बी सी हमारे रियल नंबर होते हैं, एक्स हमारा वेरिएबल होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक कंडीशन और लिखी जाती है मेरे भाई, तो आप लोग डरना नहीं, इसको समझने की कोशिश करना। वो क्या होता है, उन्होंने बताया गया था कि ए इज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या था? ए इज नॉट इज इक्वल टू 0 मतलब जो पहली बात लिखी गई है ये 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बेटा? क्यों नहीं होना चाहिए? अब यहाँ पर एक वर्ड और आता है बेटा, डिग्री। एक नया वर्ड है आप सभी के लिए, तो इसको डरना नहीं, आप सीखने की कोशिश करना कि सर डिग्री क्या होता है। डिग्री, तो डिग्री को अगर आप लिखने की बात करोगे तो डिग्री की जो डिफिनीशन होती है वो होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल या मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो आप जो लिखना चाहो लिख लो, मैक्सिमम मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल। ये क्या बात हुई सर? ये क्या बात हुई? डिग्री की डिफिनीशन हमने आपके सामने लिखी, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल मतलब जो आपके सामने ये एक्स लिखा हुआ है इसकी जितनी मैक्सिमम पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। ओ हो सर, मतलब यहाँ पर जो डिग्री की वैल्यू है सर वो क्या, वो 2 है।
बिल्कुल सही सुना आपने कि जो यहाँ पर डिग्री की वैल्यू है बेटा वो 2 है। और इसी डिग्री 2 होने से ये बात हमको पता चली कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। पर डिग्री 1 होगी तो क्या होगा, डिग्री 3 होगी तो क्या होगा, 4 होगी तो क्या होगा, कुछ तो है। हाँ, तो डिग्री यहाँ पर 2 है इसलिए इसका नाम है बेटा क्वाड्रेटिक। और डिग्री 2 होने का मतलब एक बात और है यहाँ पर कि ये जो हमारा डिग्री 2 आया इसके 2 रूट्स आएंगे। क्या आएंगे, 2 रूट्स आएंगे, या 2 ऐसी वैल्यू आएगी जो इस पूरे इक्वेशन को जीरो करने की कैपेसिटी रखेगी। तो अगर हम x की जगह पर ऐसी 2 वैल्यू पुट करेंगे जो पूरा का पूरा इक्वेशन किसके इक्वल में आएगा, 0 के इक्वल में आएगा। कब ये होगा, जब वो 2 वैल्यू निकालेंगे। और उन 2 वैल्यू को जो निकल के आएंगी उनका कुछ नाम होता है बेटा, वो क्या है, रूट्स बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं अपन लोग, रूट्स बोलते हैं। आपकी मैम ने आपको सिखाया है। तो इसी रूट्स को एक का नाम होता है बेटा, एक का नाम होता है अल्फ़ा एंड दूसरे का नाम होता है बीटा। और इन दोनों को निकालने का तरीका भी हम आपको सिखाएंगे इस मेथड में। ठीक है सर। अभी आप कुछ एक बात बोल रहे थे कि डिग्री से क्या फ़र्क पड़ता है, तो आप यहाँ पर लिख लेना ज़रा भाई कि अगर किसी की डिग्री जो है बेटा 1 हो जाए तब क्या होगा, डी मतलब डिग्री समझना। अगर किसी की डिग्री 2 हो जाए तो आपको पता ही चल गया। डिग्री 3 हो जाए तो क्या होगा, 3 तक हमको पढ़ना है, उसके आगे हम नहीं पढ़ेंगे, फिर हमारा मन नहीं है। जब आपकी डिग्री 1 होगी मतलब वो होगा लीनियर इक्वेशन। क्या, लीनियर इक्वेशन होगा। मतलब वो एक उसके कोई पावर नहीं लगी होगी। अगर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखने की कोशिश करें तो लिखा होगा 2x + c = 0। मतलब जो आपका x लिखा होगा उसकी वेरिएबल की पावर जो होगी वो 1 होगी। ठीक है सर, इतनी बात हमको समझ में आती है। सर और बताओ आप। दूसरा आपके सामने डिग्री 2 है तो उसका मतलब हमने आपको बता ही दिया, वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है। उसके बाद जब डिग्री 3 हो जाएगी बेटा तब वो क्यूबिक हो जाता है, क्यूबिक हो जाता है। लेकिन क्यूबिक होने से सर अभी आपने बताया कि जब डिग्री 2 थी तो क्या 3 रूट्स आ रहे थे। अगर डिग्री 3 हो जाएगी तो क्या 3 रूट्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे बेटा। एक का नाम होगा अल्फ़ा, एक का नाम होगा बीटा, एक का नाम होगा गामा। हम 3 रूट्स की बात करेंगे जब हमारे पास डिग्री कितनी हो जाएगी। थोड़ा अच्छा लिख दो ना सर, आप अच्छा अच्छा लिख रहे, थोड़ा अच्छा लिख दो। तो एक का नाम हो जाएगा अल्फ़ा, दूसरे का नाम हो जाएगा बीटा, तीसरे का नाम हो जाएगा गामा। मतलब उस इस पे हमारी 3 वैल्यू आएगी जो पूरे इक्वेशन को जीरो करेगी। बात समझ में आ रही बेटा, डिग्री समझ में आ गया सभी को। डिग्री में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब, डिग्री में तो नहीं किसी को कोई प्रॉब्लम कि सर डिग्री में हमको अब कोई चीज़ दिक्कत आ रही हो। तो सर हम डिग्री समझ गए, स्टैंडर्ड इक्वेशन समझ गए, और डिग्री के होने से क्या मतलब होता है ये बात हम समझ गए। ठीक है मेरे भाई। इतना अगर किसी को समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बता दीजिए कि सर हमको ये बात समझ में नहीं आई। जब डिग्री जान गए तो उसके आगे की जो बात होती है बेटा, एक ही पेज पे बता दें कि अलग अलग बता दें, सर एक पे बता दो, अच्छा एक पेज में सारी चीज़ें ख़त्म। तो इसके बाद की अगर जो बात होती है वो होता है फाइंडिंग मेथड ऑफ रूट्स। मतलब ये जो आप सर बता रहे हो कि डिग्री 2 है तो 2 रूट्स आएंगे, डिग्री 3 है तो 3 रूट्स आएंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कहाँ से आएंगे, मार्केट में मिलेंगे क्या, मार्केट में मिलेगा क्या कि जाओ मुझे रूट्स चाहिए दे दो जरा भाई। हाँ मिलेगा मार्केट में, पर उसकी मार्केट अलग है। कहाँ है, मैथ कैपसूल के बाज़ार में है वो। कहाँ पे बेटा, मैथ कैपसूल कहाँ पे है। तो अब हम डालेंगे फाइंडिंग मेथड ऑफ रूट्स, या डालेंगे रूट्स सॉल्व, या मेथड ऑफ रूट्स डाल दो, मेथड, मेथड ये कैसे निकल के आएंगे। मेथड हमारे पास बेटा 3 है, बट अपने को 2 जानना है, हम 2 पढ़ते हुए चलेंगे। एक का नाम हम यहाँ पर रखने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड, एक का नाम होगा, एक का नाम होगा फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरे का जो नाम होने वाला है वो होगा फार्मूला मेथड, फार्मूला। अच्छा, जब आप क्लास 10th में थे तो आपको इंडिकेट करता था कि किस मेथड से आपको सॉल्व करना है, बट मैं यहाँ पर आपको कोई तरीका नहीं कहूँगा कि ये वाला लगाओ कि ये वाला लगाओ। पेपर में क्वेश्चन आता है तो अब जिस मेथड से आपको बने आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है सर, ये 2 तरीके हमको पढ़ने हैं। इसी का दूसरा नाम आपके सर या आपकी मैम ने आपको कहीं ना कहीं बताया होगा,
पर बताई थी, पर हमें नहीं पता वो क्या बताई, आप बता दो। उन्होंने इसी बात को बताया होगा, श्रीधराचार्य। क्या बोला था? श्रीधराचार्य। क्या? श्रीधरा धराचार्य। ये आपकी मैम ने कहीं ना कहीं ये बात आपसे बोली थी, लेकिन आपको पता नहीं थी। हाँ सर बोली होंगी, पर हम उनकी बात सुनते नहीं थे। तो रूट्स निकालने के कितने तरीके हैं बेटा? 2 तरीके हम पढ़ेंगे, एक फैक्टराइजेशन मेथड, एक होगा हमारा फार्मूला मेथड। और इसी मेथड को आप लोग आगे चल के बोलते थे, या उसी टाइम बोलते थे, मिडिल स्प्लिट टर्म। मिडिल स्प्लिट। तो आप कभी डरना नहीं, अगर ये वर्ड आ जाए आपके सामने तो परेशान नहीं होना, ठीक है सर? नहीं होंगे। आगे चलिए सर, पेज कुछ आपका भर जाने वाला है, लेकिन चलो यहीं पर और बताते हैं। इसमें और क्या पढ़ना है हमको? अब इसमें हमको पढ़ना है बेटा नेचर ऑफ रूट्स। क्या पढ़ना है? नेचर ऑफ रूट्स। मतलब जो रूट्स आपने निकाले वो कैसे दिखते हैं सर? वो नेचर ऑफ रूट्स कैसे दिखते हैं? कोई बात करेगा क्या? करेंगे सर। तो अगला हमारा हेडिंग बेटा क्या है? नेचर ऑफ रूट्स। अच्छा, बहुत लोग डर रहे होंगे कि सर अभी ये भी बताया नहीं बताया आपकी कैसे निकालेंगे। अभी बता दे रहे हैं, डरो मत मेरे भाई, डरो ना कोई यार। समझ में आ रहा है ना भाई सभी को? समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। फिर आपको इसी के साथ जो आपने रूट्स निकाले वो कैसा है, जैसे आप किसी से दोस्ती करो तो उसका नेचर कैसा है भाई, कुछ तो जानना चाहिए सर। जाने तो उसके बारे में। बोलते हैं ना KYC, अपने ग्राहक को जानिए और पहचानिए। तो आप अपने मित्र को जानिए और पहचानिए, उसी के साथ आप अपने रूट्स को जानिए और पहचानिए। बेटा ध्यान यहाँ पर देना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा अगर आप इधर उधर देखते हो तो। टाइम कम है तो इतनी आसान क्लास बनाने की कोशिश की है ताकि आपको कुछ बचे ना, कुछ छूटे ना, और आपको कुछ ऐसा ना हो कि हमको ये आया नहीं। तो नेचर ऑफ रूट्स की अगर बात करें तो ये डिपेंड करता है कि वो रूट्स आया कैसे है। तो उसको डिपेंडिंग कंपेयर करते हैं 3 चीज़ों से। एक का नाम होता है डी। डी ही होता है नाम, मतलब उसके 3 केस बनते हैं। केस हैं सर? क्या केस करेंगे, क्या कहें? डी के 3 केस होते हैं जब डी इज इक्वल टू 0 हो जाए। डी का एक केस बनता है कि डी जो है इज ग्रेटर देन 1 हो जाए। डी बोलता है कि इज लेस देन 1 हो जाए। पर यहाँ तो आप डी की वैल्यू डिग्री बताते थे, यहाँ कुछ और है क्या भाई? ध्यान देना, यहाँ पर आपके साथ खेल हो सकता है। तो आप कभी भी यहाँ पर डी को डिग्री नहीं समझना। डी का मतलब है बेटा डिस्क्रिमिनेंट। क्या? डिस्क्रिमिनेंट। और डी की वैल्यू जो निकलती है बेटा, निकलती है B² माइनस के 4AC से। तो आप कभी भी, आप जब यहाँ डी देखना तो उसको डिग्री नहीं डिस्क्रिमिनेंट समझना, ठीक है? डिग्री नहीं डिस्क्रिमिनेंट समझना है। तो क्या क्या होता है फिर बताओ, फिर थोड़ा थोड़ा हमको। तो थोड़ा थोड़ा बताएंगे, बट यहाँ पर हम इसको थोड़ा इधर लेके आएंगे, इसको उठाएंगे, और ये थोड़ा, ये हाँ अब अच्छा। कलर कौन सा यूज कर लें जो आपको अच्छा लगे सर? तो जब डी की वैल्यू 0 आए, मतलब B² माइनस 4AC कंपेयर दैन स्टैंडर्ड इक्वेशन, वहाँ से वैल्यू पुट करोगे, और पुट करने के बाद जब डी सॉल्व करोगे और 0 आ जाएगा, तो केस बनता है। क्या बनेगा केस? कि रूट्स जो है, क्या? रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। यहाँ लिख लेना बोथ रूट। अच्छा, बोथ क्यों लगाया सर? क्योंकि हमें पता है 2 रूट्स आते हैं और दोनों रूट्स हमारे क्या होंगे? रियल एंड इक्वल होंगे। तीसरे केस में आपने क्या बताया सर, उसको बताओ अब। तीसरे केस में बात ये बनती है डी की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 1 से बड़ी हो गई। तब क्या होता है? तब क्या होता है बेटा? तब क्या होता है? रूट्स हमारे रियल तो होंगे, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अच्छा, इसका अभी हम प्रूविंग भी आपको बता सकते हैं सर। ये कैसे आप लिख दे रहे हो कि ऐसा हो रहा है, अभी बताते हैं। फिर अगर डी की वैल्यू जो है बेटा 1 से छोटी, क्या होता है बेटा? 1 से छोटा क्या होता है? माइनस होता है सर। और माइनस आने पर क्या होता है? जो हमारे रूट्स होंगे, रूट्स हमारे इरेशनल हो जाएंगे, या इसी को इरेशनल के साथ हमारे रूट्स कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो आप। तो नया वर्ड ला रहे हैं आप, 10th में है नहीं ये। कॉम्प्लेक्स के साथ इसी को आप बोल सकते हो बेटा इमेजिनरी। क्या बोल सकते हैं? इमेजिनरी।
तो आपको 3 केस पता चल गया। क्या क्या पता चला बेटा? कि जब हमारे रूट्स 0 आएंगे तो बोथ रूट्स रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, मतलब दोनों जो आपके रूट्स आ रहे थे सेम सेम आएंगे। जब डी की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो 1 से बड़ी आ जाए वैल्यू, तब क्या होगा बेटा? जब आपकी वैल्यू 1 से बड़ी आ जाएगी, 1 से इज ग्रेटर देन हो जाएगा, तब आपके रूट्स रियल तो होंगे बट वो डिफरेंट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तीसरा केस आपने पढ़ा कि फिर जब डी की जो हमारी डिस्क्रिमिनेंट है इज लेस देन 1 आ जाए, मतलब 1 से छोटा फिर माइनस होता है, और माइनस का मतलब होता है हमारे रूट्स इरेशनल होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, इमेजनरी होंगे। ये तीनों नाम एक ही है, नहीं तो आप सोचो तीनों होंगे। नहीं भैया ऐसा नहीं है, नहीं तो आप डरने लगो और रोने लगो। फिर क्या क्या आप बता दिए, हमको कुछ समझ नहीं आया है। हाँ हाँ, सारे डिब्बे आपको याद रहने चाहिए, सारे डिब्बे आपको याद रहने चाहिए। तो हमें नहीं लगता कि आपकी मैडम में इससे ज़्यादा कुछ बताया होगा। कुछ नहीं बताया? हाँ सर, नहीं बताया। बट ये थोड़ा सा सर कम समझ में आया, इसको जो आप बता देते तो हमें कुछ कुछ और समझ में आ जाता कि ये कैसे हो रहा था सर। अच्छा, कैसे हो रहा था? तो देखो ये जो डी का केस बन रहा था, तो यहाँ पर हम आपसे एक बात और लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे भाई? हम आपसे लिखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या लिखेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम बेटा मेथड नहीं बता रहे हैं, जब सवाल आएगा तब हम आपसे बात करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो फार्मूला क्या होता है आपको लर्न होना चाहिए। एक्स की दो वैल्यू डायरेक्ट निकल के आती है, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस का अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ये हमारा होता है बेटा फार्मूला। इसको यहाँ मत लगाइए सर, तो ज़्यादा अच्छा दिखता है, और थोड़ा इसको भी यहाँ लिख दीजिए जब वहाँ नहीं लिखे तो। वो होता है फार्मूला 2a। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। ये सर आप क्या लिखे हो? माइनस बी के बाद यहाँ 2 बार प्लस माइनस लिखा है। ये क्या बात हुई सर आपकी? ये क्या बात हुई भाई? अच्छा चलो, रो मत यार कोई। अच्छा आप देखना जरा, फिर इसके बाद हम क्या कहने वाले थे कि अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा गौर करो तो आपको दिखेगा सर ये तो डी लिखा हुआ है, तो क्या इस फार्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी अपॉन में 2a? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सर इसी की तो आप बात कर रहे थे कि अंडर रूट में कुछ आएगा तो क्या होगा। अब हमने बोला बेटा 3 केस बना रहे हैं इसके, यूं यूं और यूं। आप ध्यान देना बेटा, जो मैं ग्राफ आपके सामने बना रहा हूँ आपको विजुलाइज होगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा था कि दोनों रूट्स 0 हो जा रहे थे, इक्वल हो जा रहे थे, दोनों रूट्स में डिस्टिंक्ट आने लगते थे। एक कॉम्प्लेक्स आपने नया वर्ड जोड़ दिया। क्या चल रहा है सर मेरे साथ है सब? देख मेरे भाई, देखो देखो देखो। जब आपको पता चला कि रूट डी 0 हुआ, मतलब आपने 3 केस देखा था, डी इज इक्वल टू 0, डी इज ग्रेटर देन 1, डी इज लेस देन 1। तो अपन लोग मानते हैं कि डी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो जब ये पूरा केस 0 हो जाएगा तो बचेगा केवल केवल माइनस का बी अपॉन में 2a। तो अब आप बताओ, यहाँ 2 बार आ रहा था इसलिए 2 रूट आया था, मतलब ये पूरा कहानी खत्म हो गई। अब बचा केवल एक, तो मतलब दोनों ऐसे ही आएंगे। अरे वाह, बहुत अच्छा सर। जब आपने देखा मेरे भाई कि d की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 हो गई, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई नंबर आएगा, तो यहाँ 2 बार प्लस माइनस किया जाएगा। इसलिए जो वैल्यू यहाँ पर आ रही थी वो माइनस बी के साथ प्लस माइनस अंडर रूट में डी अपॉन 2a हो रहा था। इसलिए इसके रूट्स दो अलग अलग आ रहे थे। समझने वाली बात तीसरे में आती है, जो आपको बहुत ध्यान दिलाएगी और याद दिलाएगा कि क्या होता है जब d की वैल्यू इज लेस देन 0, मतलब की वैल्यू माइनस में आने वाली है। और आपको पता है कि जब कभी भी अंडर रूट में माइनस आता है तो वो आसान नहीं होता, आपको आसान नहीं होता। तो जब कभी भी अंडर रूट में माइनस आता है, मतलब वो माइनस बी के साथ प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस का डी आने वाला है। क्या आने वाला है? माइनस का डी अपॉन में 2a। और माइनस के अंदर जब कोई चीज़ आती है तो उसको 3 नामों से जानते हैं। एक का नाम होता है कॉम्प्लेक्स, ये नाम आपके लिए नया होगा, पर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। और इसी चीज़ को अंडर रूट हटाने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं जो आपके बैच का नाम है आयोटा। क्यों? क्योंकि आयोटा की ही वैल्यू अंडर रूट में -1
आयोटा की जो बेटा वैल्यू होती है वो अंडर रूट में माइनस की 1 ही होती है। इसीलिए इस चीज़ को समझने के लिए हम एक चैप्टर बनाते हैं, जेड इज इक्वल टू ए प्लस का आयोटा बी, और इसका नाम होता है मेरे भाई कॉम्प्लेक्स नंबर। पूरा का पूरा एक चैप्टर बन जाता है और उसका नाम हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप डरना नहीं, मैं आपको ये चैप्टर अभी आपको और बताएंगे जब आपके पास ये स्पेशल कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से आएगा। तो हमें लगता है कि आपको ये बात अब पता चल गई कि सर ये रूट्स इक्वल क्यों हो रहे थे, रूट्स माइनस में कैसे हो जा रहा था, उसका तरीका ये था। ओके बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अभी प्रैक्टिस में आपके साथ वो चीज़ें भी दूर होंगी आपकी। अच्छा बेटा, क्लास, ओके ओके, ठीक है, ठीक है बेटा। उसके साथ साथ ही आपकी आपकी मैम ने, आपके सर ने एक बात और बताई होगी, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ रूट्स। चलो बेटा वो भी बता दीजिए सर आप साथ ही साथ। बता दो ना सर, मैम ने इतना कुछ नहीं बताया मेरे को जितना आप समझ ले रहे हैं। हमारी मैम उतनी नहीं बताई हैं सर। रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बेटा राइटिंग कम अच्छी है तो आप डरना नहीं, आपको राइटिंग नहीं बनानी है, अपने को सर आंसर आना चाहिए बस, राइटिंग से मतलब हमको नहीं है सर। चलो, तो एक बार कमेंट सेक्शन बेटा जय हिंद से भर जाना चाहिए। चले मेरे भाई, मैथ कैप्सूल और आयोटा 2.0 आपको एनडीए पार कराएगा, ये मेरी बात आप ध्यान रखना। तो देखो बेटा, सम ऑफ रूट्स के लिए फिर हम वही क्वेश्चन लिखेंगे जो आप बार बार पढ़ते आ रहे हो, जो आप बार बार पढ़ते आ रहे हो। जो आप बार बार 50 बार पढ़ते हुए आ रहे हो, उसी क्वेश्चन को एक बार फिर लिखेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। ये फिर एक बार स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी जाएगी। और इसी पे आपको पता चला सम ऑफ रूट्स मतलब इसके सर दो रूट्स आए थे। आप ही ने हमको बताया था कि एक का नाम आपने रखा था अल्फ़ा और एक का नाम आपने रखा था बीटा, ये हमारे होते थे बेटा रूट्स। इतनी बात सबको समझ में आ गई? हाँ सर इतनी बात तो आ गई, पर आगे क्या है? आपने लिखा है कि सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ प्रोडक्ट, इसका क्या मतलब है सर? अगर आप यहाँ लिखने की कोशिश करो बेटा फिर से नए वर्ड में, क्या लिखेंगे सर? कि सम ऑफ रूट्स, क्या लिखेंगे? सम ऑफ रूट्स क्या होता है? दूसरी बात हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? तो इसी इक्वेशन से बन के आता है बेटा वो, कि एक की वैल्यू होती है माइनस का बी अपॉन में ए, और एक की वैल्यू होती है सी अपॉन में ए। सर क्या बात आप कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल आप ध्यान देना और इस बात को भी नोट कर लेना कि सम ऑफ रूट्स मतलब अगर इसी को आप लिखना भी चाहें तो आप लिख सकते हो मेरे भाई। क्या लिखें सर बताओ ना? इसको आप लिख देना अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि सम की बात हो रही, ये हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। ये बात आपको नज़र आनी चाहिए, पर आएगी हमको बात। साथ साथ यहाँ पर आपको जो नई बात सीखनी है मेरे भाई, वो ये सीखना है कि पेपर में पूछा जाता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर क्या होता है, ये पूछा जाता है। कैसे निकालोगे आप? 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा पूछा जाता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दो तो ये लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, कि ये यही बात लिखी है जो आप कहना चाह रहे हो, है ना? है ना बेटा? ये वही बात लिखी हुई है जो आप कहना चाह रहे हो सर। इतनी बात किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को एक बार बता दो सर, ये चीज़ हमको समझ में नहीं आई।
इतनी में किसी प्रॉब्लम? सर इतने में तो नहीं है, आगे चलते हैं। अगर इतने में नहीं है तो हम थोड़ा आगे चलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं फिर कि आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि सर क्या सीखा था हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और आपने पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का क्या सर, प्लस का 2ab होता था। अच्छा, हमको अल्फ़ा प्लस बीटा पता है, इसलिए हम इस चीज़ को ही ब्रेक करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा में और अल्फ़ा इंटू बीटा में। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि हमको दो ही चीज़ की वैल्यू पता है, एक अल्फ़ा प्लस बीटा की और एक अल्फ़ा इंटू बीटा की बात पता है। तो अगर हम इसको कुछ ऐसा लिखना चाहें कि अगर इसको इधर रोक लें तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के साथ 2ab इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इतने में किसी को प्रॉब्लम? पर इतने में तो नहीं है प्रॉब्लम। तो बेटा यही बात यहाँ पर आप लिख दीजिए, यही बात आप यहाँ पर लिख दीजिए कि अगर ऐसा आपको दिखता है, मतलब ये दिखेगा सर हमको ये, तो ये दिखने के लिए हम लिख सकते हैं क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ऐसा क्यों ब्रेक किया? क्योंकि इतने की वैल्यू हमको पता है। और एक बात यहाँ पर आपको ये भी सीख लेनी, मेरे भाई समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम आप इतने में तो बताओ कि हाँ सर ये बात भी हमको समझ में नहीं आई या आ गई? ठीक है, आ गई? आ गई बेटा, चलें आगे चलें। तो अब आपको क्वाड्रेटिक में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बचा जो आपको समझ में ना आया हो, क्या ऐसा है कोई बेटा? ठीक है सर, आगे चलिए। तो बेसिक में कुछ छूटा नहीं, कुछ बचा नहीं, सवाल अभी हम बताएंगे। तो सर और आगे आपने बताया था दूसरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब आप हेडिंग क्या बनाएंगे बेटा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्योंकि आप में आगे जो नाम आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से आएगा, तो आप लोग डरना नहीं बेटा और इसी बात को समझते चलना। ठीक है, तो हमारा क्या चैप्टर का नाम क्या है? देखो बेटा, हम आपको पढ़ाने आए हैं और आपका टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आपको कुछ दे के जाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करो आपको चीज़ें समझ में आए। बातचीत तो हम आपसे सिलेक्शन के बाद करते रहेंगे। चलिए सर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने से पहले हम आपको कुछ बातें बताना चाहेंगे जो आपको जाननी हैं और आपके काम की हैं। इसका यूज भी बताएंगे और कहाँ कब इसका यूज करते हैं ये बात भी बताएंगे। ओके चलो। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है बेटा ए एंड पी। ए एंड पी नहीं, ए पी बोलते हैं। चलो कुछ ना कहो आप सर। ठीक है, ए पी होता है। ठीक है, ए पी होता है सर। ए पी को समझने के लिए आपको कुछ पहले टर्म जानने हैं, वो आप सीख लो, देख लो क्या है। पहले आपको जानना है यहाँ पर ए, यहाँ लिखो तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। पहले यहाँ पर आपको एक चीज़ जाननी है कि ए क्या होता है, इसमें कुछ इसके टर्म हैं। इसी में आपको बेटा जानना है एक डी क्या होता है। इसी में बेटा आपको जानना है कि ए एन क्या होता है। इसी में आपको जानना है कि एस एन क्या होता है। इसी में आपको जानना है बेटा एल क्या होता है। बस सर, इतनी सी बात, कौन नहीं जान पाएगा इतना? सर इतना कौन नहीं जान पाएगा, आप बताओ। हो सकता है बेटा ना जान पाओ कोई। और चलो, तो ए का मतलब होता है मेरे भाई फर्स्ट टर्म। क्या होता है? फर्स्ट टर्म जो सबसे पहला आपका था। डी का मतलब होता है मेरे भाई कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। अच्छा, आपको पता चल रहा होगा क्या चल रहा है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा अभी, बस केवल सुनते जाओ अभी थोड़ी देर। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, निकलता कैसे? सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म कर दीजिए। ए एन का मतलब होता है जर्नल टर्म। एल का मतलब होता है मेरे भाई लास्ट टर्म। एस एन का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। इतनी बात अगर किसी को भाई समझ ना आई हो तो मेरे को बता दो सर, ये बात अभी हमको डर लग रही है कि क्या चली और क्या हो गई। ठीक है, ओके। चलें, इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना बेटा कि ये बात हमको समझ में नहीं आई। ओके बेटा, अब आप थोड़ा सा गौर करो, फिर हम इरेज कर देंगे उसको बात को कि अभी 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 क्या बात है आपसे। हमने कहा आपका जो
फर्स्ट मार्क्स था आपको जो मिला था वो 10 मिला था। आप जब थर्ड में आए या सेकंड टेस्ट दिया तो आपको नंबर मिल गया 15। फिर आप जब अगली बार तीसरी बार टेस्ट दिए, इसको फिर टी लिखते हुए चलो ना, टेस्ट 1 टेस्ट 2, तो जब आपका T1 हुआ तो आपको मार्क्स मिले 10, जब आपका T2 हुआ तो आपको मार्क्स मिले 15, जब आपका T3 हुआ तो मार्क्स मिला आपको 20, जब आपका T4 हुआ तो आपको मार्क्स मिला मेरे भाई 25। एंड सो ऑन चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अपन ने पूछा आपसे कि जब आपको T50 टेस्ट होगा तो कितने मार्क्स मिलेंगे, T50 होगा तो कितने मार्क्स मिलेंगे, है ना। इसी बात को आप देखो कि अभी आप कुछ यहाँ पर लिख के आए हो कि जो हमारा फर्स्ट चीज़ होती है उसी को हम बोलते ए, और इन दोनों के बीच में आपने देखा कि 5 का डिफरेंस बेटा चलता आ रहा है। कैसे सर, एक हमारे पास 10 था, एक 15 था, एक 20 था, एक 25 था, एंड सो ऑन वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो इन सबके बीच में जो डिफरेंस चल रहा है मेरे भाई, वो किसका चल रहा है, पर 5 का डिफरेंस चल रहा है, और इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं डी। अच्छा, ये 5 आया कहाँ से है, तो 5 तब आया है सर जब 15 से 10 को माइनस किया है। तो ऊपर यही बात तो हमने लिखी थी कि A2 माइनस का A1 करते हैं तो आता है डी, मतलब सेकंड टर्म से जब आप फर्स्ट टर्म को माइनस कर दोगे तो आता है डी। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई। तो अब कोई डरेगा तो नहीं इससे कि कैसे आया है ये, कोई डरेगा तो नहीं। तो अगर हम आपसे बात किए थे कि टेस्ट का 50 वाला मार्क्स आप कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आपको चाहिए जनरल टर्म, मतलब कौन सा टर्म हम निकालें, कौन सा टर्म बेटा हम निकालें, तो उसी के लिए तो फार्मूला बनता है एपी का। ओके भाई, समझ में आ रहा है सर अब हमको। चलो देखो, तो अगर आपको कोई भी ए एन टर्म निकालना है, मतलब कोई भी टर्म बोल दे आपको, ए दिया हो एंड डी दिया हो, तो ए एन का फार्मूला होता है मेरे भाई ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। सर इसी बात पे इसको सॉल्व करा दीजिए ना थोड़ा सा, वरना हम रोएंगे। अब आप देखो यहाँ पर आपका टेस्ट कौन सा था, 50 था, ए की वैल्यू हमारे पास 10 थी, एन की वैल्यू 50 माइनस 1 49 थी, मल्टीप्लाई बाई 5 था। तो अगर आप T50 की बात करो तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 24 प्लस का 10, और अगर हम T50 की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 250। मतलब जब आपका टेस्ट नंबर 50 होगा तब आपके जो मार्क्स आएंगे वो आएंगे 250। इतनी बात अगर किसी को ना समझ में आई हो एपी की तो मेरे को बता दे कि सर हमको ये बात अभी समझ में नहीं आई। ठीक है, इतनी बात अगर किसी को भी समझ में ना आई हो तो बता दो कि सर हमको ये बात समझ में नहीं आई। ठीक है, हाँ सर ठीक है, इतनी बात हम जान जाएंगे। चलें आगे चलते जाएं। हाँ सर, इतना बात हो गया है। अब अगर आपसे बेटा पूछ ले, चलो हो गया बेटा, हो गया। हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई एपी की। अगर हमने आपसे बोला कि इसी एपी को जो आपने टेस्ट दिया, 1 टेस्ट 1 टेस्ट 2 एंड सो ऑन टेस्ट नंबर 50, अगर इनको टोटल सम करना हो तो कितना टाइम लगेगा। सर कैलकुलेटर है हमारे पास, ज़्यादा टाइम हमको लगेगा नहीं। अरे भाई पेन कॉपी है तो कब करोगे। तो उसके लिए आपका टॉपिक बनता है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, जिसको डिनोट करने का तरीका हमारे पास है एस एन। ठीक है, क्या है, एस एन है। चलो भाई चलो, एस एन का फार्मूला अगर हम आपके सामने लिखें तो एस एन इजक्वल टू होता है एन बाई टू, ब्रेकेट में 2a प्लस का n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी कर दीजिए, और आपका टोटल सम ऑफ एन टर्म निकल के आ जाएगा। अगर सर ये बात अगर हमको आती है तो ठीक, अगर ना आए तो आप थोड़ा सा और देखो। अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें एस एन इजक्वल टू एन बाई टू, और इस ए को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं ए प्लस ए में, और जो नंबर लिखा उसको ऐसे लिख दीजिए n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो अगर आप थोड़ा सा बेटा गौर करो तो आपने देखा था इतनी वैल्यू हमारी होती है ए एन, और ए एन को हम बोलते हैं एल, मतलब लास्ट टर्म ही तो निकलता है। तो क्या अगर हम एफ एन इजक्वल टू एक फार्मूला और बना सकते हैं, क्या है सर वो बताओ ज़रा। एन बाई टू ब्रेकेट में ए प्लस का एल, वेयर जहाँ लिख लेना वेयर एल इज इक्वल टू लास्ट टर्म। क्या है, एल इज इक्वल टू लास्ट टर्म। इस फार्मूले का यूज आप तब करोगे जब गिवन
लास्ट टर्म, जब आपको बेटा लास्ट टर्म गिवन होगा तब आप इस फार्मूले का यूज करोगे। पर एक बात और समझ में हमको आ गई, पर आज सारे चैप्टर का डीपीपी दे दीजिएगा प्लीज़। हाँ बेटा मिल जाएगा, मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। ओके, हो गया, इतनी बात सबको समझ में आ गई। हाँ सर, ये हमने एपी का कोई टर्म निकाल लेंगे, एसन फार्मूला लगा लेंगे, बेसिक है, भी सवाल नहीं है, इस पे एनडीए में खूब आते हैं। अब अगर यहाँ पर आपसे कोई बात करे एम की, एम का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन की बात करें, जब आपके पास ए बी एंड सी कोई 3 टर्म एपी में गिवन है, तब आप जो है एम का जो फार्मूला लिखते हैं हम लोग, वो होता है कि एम कैसे निकलता है, तो एम का मतलब होता है बी, बी जो है सेकंड टर्म दो अदर टर्म के सम के डिवाइड के 2 के इक्वल होता है। और एम को अगर हम बात करें तो एवरेज वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो ये बात भी आपको यहाँ पर जान लेनी है। एम सीख लिया सर हमने, और क्या सीखना है सर? एम के साथ बेटा आपको एक बात यहाँ पर और सीखनी है, सिलेक्शन ऑफ एन टर्म। सिलेक्शन ऑफ टर्म क्या सीखना है? सिलेक्शन ऑफ टर्म। तो कहाँ हेडिंग बना दीजिए सर, यहाँ बना लीजिए सिलेक्शन ऑफ एपी, सिलेक्शन ऑफ टर्म इन एपी। किसी एपी में अगर आपको टर्म मानना है, तो अगर 3 टर्म मानने हैं तो 3 टर्म के लिए आप मानोगे एक ए प्लस डी और एक ए माइनस डी। आप 3 टर्म तक की वैल्यू जान के चलो, बाकी और आगे हम आपको फिर बताएं। ठीक है सर, सिलेक्शन ऑफ टर्म हम सीख लेंगे, सिलेक्शन ऑफ टर्म भी हमने सीख लिया। और कुछ बचा आपके मान एपी में? एपी में कुछ भी बचा हो तो आप बता दीजिए मेरे भाई। एपी में कुछ भी बचा हो तो आप बता दीजिए। सर कुछ नहीं बचा, आगे चलिए। एपी के बाद आपके पास कौन सा चैप्टर था मेरे भाई? एपी के बाद सर हमारे पास था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में विद इन सेकंड एक टॉपिक में पूरा पूरा खत्म होने वाला है, उसको आप देख लीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके लोकेशन को बताती है कि कैसे आप क्या वर्क करने वाले हों, तो उस चीज़ की हम आपसे बात करेंगे। हेलो हेलो हेलो, चलिए चलते हैं। ठीक है, चलिए। तो हम लोग कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। कोऑर्डिनेट को बनाने से पहले हम एक रूलर का यूज करेंगे, जो आपको थोड़ा सा कुछ याद दिलाएगा और अच्छा लगेगा देखने में सर। हाँ सर, ये बात तो है ना बेटा, अच्छा लगे सर कोई चीज़ तभी तो मज़ा आती है पढ़ने में, है ना मेरे भाई? कोई चीज़ मज़ा आती है सर पढ़ने में। हाँ सर, ये तो है बात। ये देखो, अच्छा लग रहा है, हाँ सर अच्छा लग रहा है। चल मेरे भाई, आ जाओ आ जाओ इधर। देखो आप लोग, इसी पे अब सारा बात होने वाला है। ये इसलिए बनाया गया कि पूरी दुनिया में अगर आपको छोड़ दिया जाए और किसी का रास्ता बता दिया जाए, तो थोड़ा सा आपके लिए क्या है,
टफ है वहाँ तक पहुँचना, थोड़ा सा आपके लिए टफ है वहाँ तक पहुँचना, ठीक है। तो अगर लेकिन हम उस पूरी दुनिया को कुछ पार्ट में डिवाइड कर दें तो आप पहुँच जाओगे ना? हाँ सर, पहुँच जाएंगे। तो हमने कहा ये पूरा आपका संसार था, इस संसार को हम पूरे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। कर दो सर आप। तो उसका कुछ नाम होने वाला, एक का नाम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक का नाम होगा मेरे भाई सेकंड क्वाड्रेंट, एक का नाम होने वाला है थर्ड क्वाड्रेंट, एक का नाम होने वाला है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है। हाँ सर, इतनी बात हमको समझ में आ गई। ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा, समझ में आ गई। ठीक, ठीक है बेटा, समझ में आ गई। हाँ सर, समझ में आ गई। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। अब ये जो आपने क्रॉस सेक्शन बनाया सर, इस क्रॉस सेक्शन का नाम होता है ऑरिजिन। इसका नाम होता है बेटा ऑरिजिन। और इस लाइन को हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस, और ये जो हॉरिजेंटल लाइन है मेरे भाई, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। हाँ सर। तो अपन लोग, हम आपको 2 डेटा देंगे, फिर आपको ये लाइन पे चलना, समझ लीजिए दोनों आपके रास्ते हैं। तो जब हम सर इस रास्ते पर चलेंगे तो हम एक्स वाली लाइन पे चल रहे हैं और इधर की सारी वैल्यू हमको मिलेगी पॉजिटिव, ठीक है सर। जब अपन लोग बेटा इस लाइन पे ना चल के हम इस लाइन पे चलने वाले हैं, तब बेटा हमको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी निगेटिव। क्या मिलेगी? निगेटिव मिलेगी। एक बात हमको और समझ में आ गई सर। अब मान लीजिए हमने आपको एक डेटा दे दिया कि जो डेटा आपके पास था किसी पॉइंट का पी का, वो था 2,3, ऐसा है। एक बात और यहाँ पर ध्यान दे दो, तब वहाँ चले, नहीं तो आप कहोगे सर एक बात आपने छोड़ दी। इधर देखो भाई, हमने बोला जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में हो, आप वाई पे चल रहे हो और एक्स पे चल रहे हो, तो दोनों की दोनों वैल्यू आपको मिल रही है पॉजिटिव, और पहले लिखा जाता है एक्स और बाद में लिखा जाता है वाई, ठीक है। पर ये ना बनाओ, आप थोड़ा अच्छा लिखो जैसे लिख रहे थे। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स की दोनों वैल्यू क्या होती हैं? पॉजिटिव। सेकंड कोऑर्डिनेट जब आए तो अब हम जाने लगे इस साइड में, और हमारी वैल्यू हो गई नेगेटिव, लेकिन हम जा उस साइड में ही रहे हैं तो वैल्यू हमारी रहेगी पॉजिटिव। मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो होती है, एक्स निगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, ठीक है सर। अगर हम फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में आ गए तो हम चल तो इधर रहे हैं, और अब की बार नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो एक्स भी नेगेटिव होगा एंड वाई भी नेगेटिव होगा। जब हम इस साइड में चलते हैं और इस साइड में चलते हैं, ठीक है, तो एक्स तो अब हमारा सर पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन वाई जो है हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो एक दूसरे के कोऑर्डिनेट दूसरे में रेसिप्रोकल यानी अपोजिट फाइन फॉलो करते हैं। ये दोनों पॉजिटिव, इसका इसका ये दोनों निगेटिव, एक निगेटिव एक निगेटिव, तो है बदलता रहता। ये बात आपको समझ में आ गई कोऑर्डिनेट में। इसी कोऑर्डिनेट को जानने के लिए आपको पॉइंट दिए जाते हैं और आपको बताना होता है किस पॉइंट में सारी चीज़ें लाई कर रही हैं। इसके बाद इस चैप्टर में बेटा 2 चीज़ें पढ़नी होती हैं, 2 चीज़ें पढ़नी हैं। 2 चीज़ों में एक पढ़ना होता है डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, और एक हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। समझ में आ रहा है मेरे भाई सभी को? ओके सर, हमको समझ में आ रहा है। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला के साथ साथ हम लोग डिस्टेंस फार्मूले की बात करें कि अगर कोई पॉइंट हमारा बेटा ए है एंड सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? बी है। इन दोनों का पॉइंट अगर हमको गिवन है x1 y1, या इरेजर नहीं है क्या? इरेजर नहीं है बेटा यहाँ क्या पे, और ये x1 y1 है, और दूसरा पॉइंट हमारा जो है x2 और y2 है। और हमने पूछा टोटल डिस्टेंस हमको बताओ, ए और बी की डिस्टेंस कितनी होगी। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है बेटा डी की वैल्यू का, डी इजक्वल टू होता है हमारे पास अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का, ये फार्मूला हमारा डिस्टेंस का होता, ठीक है। उसी के साथ अगर हम यहाँ से आपकी बात करने हैं तो क्या होता है सेक्शन फार्मूला। मान लीजिए हमने कहा एक पॉइंट हमारे पास है ए, दूसरा पॉइंट हमारे पास है बी,
इस पॉइंट के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है जिसका नाम है P, और A का पॉइंट गिवन है हमको x1 y1, एंड जो B का पॉइंट है मेरे भाई वो गिवन है हमको x2 y2। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आया है सर वो भी तो कुछ लेके आया होगा, तो उसका पॉइंट मान लेते हैं x, y है। लेकिन अगर वो तीसरा व्यक्ति आपके पास आया है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे होगा सर, यहाँ से यहाँ तक, ये भी यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस होगा। तो मान लेते हैं वो डिस्टेंस हमारी क्या है, एक है m और एक है n। तो इसी को दो रेशियो में डिवाइड करता है, एक का नाम होता है m और एक का नाम होता है n। तो उसका जो फार्मूला ये पॉइंट का बनता है, x इक्वल टू जो फार्मूला बनता है, तो m का इसके साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए मेरे भाई, m का m x2, n का x1 के साथ करा दीजिए प्लस लगा के, n x1 अपॉन में दोनों रेशियो को कर दीजिए आप ऐड। दूसरे केस में जो फार्मूला बनता है y इक्वल टू सेम फार्मूला है, m का मल्टीप्लाई y2 के साथ, m y2 प्लस में n y1 अपॉन में m प्लस का n। और ये दोनों हमारे फार्मूले बहुत अच्छे तरीके से आपको आने चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ सर, इसको आप थोड़ा उससे बनाओ तो और अच्छा बना दोगे आप। एक मिनट, इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या? इतने में किसी को डाउट तो नहीं आ रहा कुछ भी? डाउट आउट कुछ नहीं, अब हमको समझ में आ रहा है, तब हमको सर समझ में आ रहा है। और यूँ आप कर दीजिए तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी देखने में भी सर और सुनने में भी। यहाँ पर आपका पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट खत्म होता है बेटा। कोऑर्डिनेट में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अभी आप बेसिक क्लास है, आपको इतना रिवाइज करके दिमाग में भर के आना है जब हम पहला लेक्चर लेंगे एनडीए में। ठीक है, हाँ सर लेंगे। उसके बाद बेटा चलते हैं, आपने अगला देखो बेटा, ये सब मैं कहीं लिख के नहीं लाया हूँ आपके लिए, कहीं लिखा हुआ हम आपको बता रहे हैं, ये आपने भी सुना होगा कहीं ना कहीं, हमने भी सुना। चलो अगला चैप्टर बेटा जो आता है हमारा, वो आ गया ट्रिगो का। क्या आ गया? हमें लगता नहीं कि पूरा हो पाएगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ट्रिगो आ गया। अब आता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। क्या आता है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में पहले हम पढ़ेंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम। पहले हम पाइथागोरस पढ़ेंगे। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि अगर हमारी जो एक रेक्टेंगल बना हुआ है, शेप में जाओ सर थोड़ा सा आप, एक कोई ट्रायंगल बना हुआ है, और ट्रायंगल बना हुआ है यूं बना हुआ है सर, तो इसमें कुछ उसके केस होते हैं, उस केस की बात जब होती है तब ये आता है बन के कि अगर ये हमारा कोई 90 डिग्री है, ये हमारा कोई थीटा है, थीटा के जो फ्रंट की लाइन होती है उसको बोलते हैं पी, मतलब परपेंडिकुलर। इस लाइन पे अगर इसकी नेमिंग करते हैं ए बी एंड सी, तो जिस पे हमारा बेस बना हुआ है उसको बोलते हैं बेस, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका नाम होता है एच, का मतलब हाइपोटेनस। तो इन्हीं तीनों चीज़ के बीच में रिलेशन बनता है, पाइथागोरस साहब ने बताया। उन्होंने बताया कि अगर हम सबसे लॉन्गेस्ट साइड मतलब एसी, या पाइथागोरस के बजाय जो आपने एच लिखा हुआ है सर, अगर आप एच का स्क्वायर करते हैं तो वो बेस के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। अच्छा सर, तो क्या अगर हम फिर पी स्क्वायर की बात करेंगे तो वो एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा? हाँ। अगर हम बी स्क्वायर की बात करेंगे तो क्या वो आपका एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर हो जाएगा? आपने बिल्कुल सुना, सही है कि हाँ ये हो जाए। ये आपका है पाइथागोरस थ्योरम, इसका यूज करके दो साइड आपको गिवन होगी, तीसरी कोई ना कोई आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, इसी के साथ अगर यहाँ पर एक फिर हम बात करते हैं आपसे, और जो हेडिंग हमारी बनने वाली है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या है? या रेशियोज है पहले, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये क्या होता है? देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 3 फंडामेंटल हैं, 3 उसके रेसिप्रोकल हैं। तो अगर उनका नाम लिखना चाहें तो क्या लिखोगे सर, आप नाम बताओ फिर। एक का नाम लिखने वाले हैं साइन थीटा, एक का नाम लिखने वाले हैं कॉस थीटा, एक का नाम लिखने वाले हैं बेटा टैन थीटा, और एक का नाम लिखने वाले हैं बेटा कॉट थीटा, एक का नाम लिखने वाले हैं शेक थीटा, और एक का नाम लिखने वाले हैं कॉशेक थीटा। ठीक है,
हाँ सर, इतनी बात हमको समझ में आ रही है। तो देखो 3 फंडामेंटल की बात की थी, तो जो शुरुआत के दौर हमारे लिखे हैं वो हमारे क्या हैं मेरे भाई, वो हैं हमारे फंडामेंटल। तो जब साइन थीटा एक प्रकार से डॉक्टर साहब हैं, जब आपको कान में दर्द हो तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए आपके पास ट्रिक आपके सर ने आपकी मैम ने बताया होगा कि PBP, पंडित बद्री प्रसाद अपान में हर हर भोले। तो ये केस बनता है, इसी के साथ आपका चीज़ें बदल के आती हैं। तो P/H मतलब जब आपको 2 रेशियो दिया हो परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनस का, तो आप दौड़ के किसके पास जाने वाले हो, साइन थीटा के पास। जब आपके पास P/H मतलब बेस अपान हाइपोटेनस गिवन है, तब आप किसके पास जाओगे, कॉस दादा के पास जाओगे। जब आपके पास परपेंडिकुलर अपान बेस दिया हुआ है, तब आप किसके दादा के पास जाओगे, टेन दादा के पास। और हमने कहा 3 फंडामेंटल हैं, 3 हमारे बेटा रेसिप्रोकल हैं, और उस 3 रेसिप्रोकल का मतलब है ये एक दूसरे के अपोजिट बदलते हैं। तो जो साइन की वैल्यू होती है वो कॉसेक पे बदलती है, कॉस की वैल्यू बेटा मेरे सेक पे बदलती है, और टैन की वैल्यू कॉट पे अपोजिट कर दीजिए। ये हमारा होता है रेसिप्रोकल मतलब। तो अगर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि आपने बताया सर हमको कि टैन की जो वैल्यू है कॉट के रेसिप्रोकल होती है, मतलब जब टैन लिखेंगे तो B/P। कॉस का अपोजिट होता है सेक, मतलब H/, रेसिप्रोकल का मतलब होता है अपोजिट कर देना। और साइन थीटा को जब हम पलट देंगे तो हो जाएगा H/P। साथ ही साथ बेटा मेरे एक बात और देखना, मेरे मन में एक बात और है कि अगर अगर सर क्या, कि अगर साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा से डिवाइड कर दें तो क्या होगा। क्यों ऐसा सवाल आपके मन में आया सर, ये आता है बेटा, बार बार आता है। तो साइन थीटा की वैल्यू गिवन है P/H, और कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है सर B/H, और H कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारा P/B। सर अपनी आँखों को आप तेज करो बेटा, आप भी तेज करो, तो आप देखोगे कि P/B इज इक्वल टू P/B, मतलब दोनों बात सेम है। इसीलिए आपकी मैम ने आपको सिखाया था कि जो tan थीटा होता है उसी को हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो एक बात और पता है सर, यहाँ पर भी कुछ होगा, और क्या, बिल्कुल होगा भाई। यहाँ होगा, इसका अपोजिट है, मतलब जब कॉट थीटा लिखा हो तो हम उसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इतनी बात बेटा आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, और ये बात हमें लगता है कि आपको समझ में आई होगी, है ना भाई। हाँ सर, समझ में हमको आ गई है बात। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ सर इतनी बात हमको समझ में आ गई। थोड़ा सा और देखो, आप आइडेंटिटी तो छोड़ देंगे, लेकिन अगर हम बात करें कि किसी भी 2 रेसिप्रोकल एंगल को अपन लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा। हमने बोला कि साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉसेक थीटा क्या होगा। हमने आपसे बोला tan थीटा को जो है कॉट थीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा। हमने आपसे बोला बेटा कि सेक थीटा को जो है कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा। तो आपने कहा सर हम कर किए देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, आप बताओ तो क्या करना है। साइन थीटा की वैल्यू है P/H, कॉस थीटा की वैल्यू कॉसेक की है वैल्यू H/P। H से H कट जाएगा, P से P कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। अरे सर tan थीटा की वैल्यू है P/B मल्टीप्लाई बाई इसकी वैल्यू है B/P, B से B कटा, H से H कटा। एक बात हमको पता चल गई सर कि अगर कोई भी 2 रेसिप्रोकल एंगल की वैल्यू एक साथ मल्टीप्लाई करती है तो उसका आंसर हमेशा का हमेशा 1 आता है। इतनी बात सबको समझ में आई, है ना बेटा। क्लास थोड़ी फास्ट चल रही, इसका मतलब यह है कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें देने की बात हो रही है। चलो ठीक है भाई, ओके फिर। अच्छा अगले चैप्टर अगले पेज पे आए तो आप एक हेडिंग और बना लीजिए साथ ही साथ। साथ साथ बनाओगे, हाँ बना लो। साथ साथ बनाने से पहले हम आपको उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे मेरे भाई। तो आप उस पूरे बोर्ड को 3 पार्ट में डिवाइड करा दो मेरे साथ। सर करा दो ना, बोर्ड तो आप ही का है। तो आपको जो आइडेंटिटी पढ़नी है मेरे भाई, वो 3 टाइप की आइडेंटिटी पढ़नी है। क्या क्या है, अब आती है हमारी हेडिंग टेक्नोमेटिक आइडेंटिटीज। क्या है,
3 आइडेंटिटी पढ़ते हैं हम लोग। क्या क्या पढ़ेंगे? पहली आइडेंटिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होगा, बचपन से आप पढ़ते आए हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। दूसरी आइडेंटिटी मेरे भाई आप पढ़ते हुए आए हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। हाँ सर। फोर्थ आइडेंटिटी आप पढ़ के आए हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। बेटा जो आपको पता है वो मैं नहीं बताने आया हूँ, मैं बताने ये आया हूँ कि आपको इन सबको क्या करना है बेटा, रेसिप्रोकल करते हुए सॉरी ट्रांसपोजिशन रूल फॉलो कराना है। एक करा के दिखा देते हैं कि यहीं पर आप लिखते हो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, उसको उधर भेज दिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। बट ध्यान बेटा यहाँ देना है, जो दूसरी आइडेंटिटी लिखिए क्योंकि खेल यहाँ पर हो रहा है, सारा खेल जो है वो यहाँ पे चलेगा कि सर ये और ये आप बहुत तेज बता रहे हो, क्या बात है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर इसको एज्यूम करते हैं ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, तो आपको एक आइडेंटिटी पता थी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ध्यान देना मेरे भाई। तो क्या एक ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस का टैन थीटा, और सेकंड में लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस का टैन थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये कि अगर इतना गिवन है, इतना पूछा जाए तो क्या होगा। तो अगर आपको कभी भी सेक थीटा प्लस का टैन थीटा गिवन है इज इक्वल टू, मान लीजिए गिवन है पी, और फाइंड आउट करना है सेक थीटा माइनस का टैन थीटा, तो वो ऑलवेज क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा प्लस का टैन थीटा हो जाता है। ये बात आपको यहाँ पर जाननी थी। सेम ऐसे ही दूसरे पे उसमें आएंगे। ये दिखता है क्या भाई? ये दिखेगा क्या? तो यहाँ पर भी हम सेम ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे में लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1। तो अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। और हम मानते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई, कोई किसी को डाउट नहीं रहा। तो प्रॉब्लम तो नहीं बेटा किसी को अब? हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर हमको आज। और अब दूसरे में अगर 5 मिनट की बात करें, स्टैटिक्स को थोड़ा सा आपके सामने हम एज्यूम कर दें। 1 मिनट। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना सभी को भाई? स्टैटिक्स की अगर बात करें तो स्टैटिक्स में होता है नंबर्स का अरेंजमेंट या डेटा का अरेंजमेंट। बात करो तो स्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे बेटा 3 चीज़। एक का नाम होगा मीन, और मीन को डिनोट करने का तरीका एक्स बार आपने सीखा है। मीन के बाद हम बेटा यहाँ पर सीखते हैं मीडियन, मीडियन को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं मीडियन। और थर्ड अगर हम बात करें तो यहीं पर हम थर्ड को सीखते हैं मोड। और अगर तीनों की डिफिनीशन आपसे बात की जाए तो आप लिख लो यहीं पर कि मीन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। क्या होता है? एवरेज वैल्यू। और अच्छा और डिफिनीशन पता है तो उसका फार्मूला है। मीडियन में हम क्या सीखते हैं? मीडियन का मतलब होता है मिडिल टर्म। क्या होता है बेटा? मोड के बाद बेटा हम क्या बात करेंगे? मोड का मतलब होता है मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई हो। फिर अगर हम मीन की बात करें तो मीन को निकालने का 2 तरीका हम पढ़ते हैं। क्या क्या है? मीन का एक रॉ डेटा के लिए होता है, बाकी चीज़ें हम फिर और आगे आपसे बात करते रहें। ठीक है? ठीक है मेरे भाई। तो आज की बेसिक क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी। जो एकदम बिगिनर हैं, जो एकदम स्टार्ट करना चाहते हैं, कहीं से भी पढ़ें कोई फ़र्क नहीं, बट उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट होगी। और जो बातें हमने आपको बताई हैं, आप सभी के लिए फिर से जय हिंद। किसी को कोई बेटा डाउट होता है तो आप ये नंबर अपने पास रखना कभी भी, 8604212817। और 2 बैच आपके लिए एप्लीकेशन पर गो थ्रू हैं। एक का नाम है आयोटा 2.0 और एक का नाम है बेटा मैथ्स का कैप्सूल। तो आप सब इस क्लास को एंजॉय करिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश की। जो आपको आता भी होगा और जिनको नहीं आता उनका रिवीजन भी हो जाएगा। तो थैंक यू आप सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार और
जय हिंद।